कि हेल्थ केयर से क्या हो सकता है, ह्यूमन कैपिटल और इम्प्रूव हो सकता है। ठीक है, एक स्किल डेवलपमेंट किया जाए। अद्रित आपकी फी नहीं आई है, आपको जमा करेंगे। चलो ओके, सो वन इज हेल्थ केयर एंड सेकंड इज स्किल ट्रेनिंग। अगर ये हम काम करें तो क्या हो सकता है, ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल मीन्स इट इज स्किल केयर एंड मेडिकेयर, दो चीजें देनी चाहिए कि नहीं। तो फिर ह्यूमन अगर जितने हेल्दी होंगे और स्किल्ड होंगे तो उससे क्या होगा, एक और चीज को, सो ह्यूमन कैपिटल becomes more valuable if, ठीक है, गवर्नमेंट इन्वेस्ट इन हेल्थ केयर। अगर हेल्थ केयर में बीमा गवर्नमेंट पैसा लगाए, और दूसरा क्या चीज है, एंड ट्रेनिंग, बिल्कुल सही बात है, ट्रेनिंग। ये बिल्कुल वेरीफाइड फैक्ट है कि जिस देश ने अपने नागरिकों को शिक्षित बनाया है वो देश बहुत आगे गया है। सो दैट कंट्री प्रोग्रेस, जिसकी पॉपुलेशन हेल्दी होती है। क्या जापान के लोग आपको लगता है हेल्दी हैं? यस सर, बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। ठीक है, और इस वजह से क्या है, दैट दे आर डूइंग वेल। अब देखिए, ना वो चीनी खाते हैं ना नमक, ये उनकी हेल्थ का की फैक्टर। नेक्स्ट पेज देखो, तो देयर आर 5 फैक्टर्स। बोलो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप और टेक्नोलॉजी। लेबर में 2 तरीके के लेबर हमने देखे, एक अनस्किल्ड और एक स्किल्ड। और एक स्किल्ड। अगर स्किल्ड है, स्किल्ड लेबर, इट बिकम्स एज ए कैपिटल, वो किसी देश की पूंजी हो सकते हैं। स्किल्ड लेबर क्या हो सकते हैं, किसी देश की पूंजी। स्किल्ड लेबर इज कॉल्ड कैपिटल। वैसे थर्ड अलग से कैपिटल भी है, लेकिन अगर स्किल्ड लेबर, किसी देश में तुम्हें क्या लगता है कि एक डॉक्टर की अगर मौत हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या उस देश का बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता होगा? इवन जो वहाँ से डॉक्टर ड्रेन होके अमेरिका से वापस आ रहे हैं, वहाँ उसने बोला ना टैरिफ के चक्कर में और बहुत सारे चक्कर में, तो उसने अपनी पॉलिसी बदल दी, क्योंकि वहाँ फिर उनका मेडिकेयर कौन करेगा। तो इसलिए तीसरी चीज आप देखो, दैट इज हमारे यहाँ बताइए, अवर नेशन में इंडिया हैज 85% ऑफ मेल्स एंड 70% ऑफ फीमेल लिटरेसी रेट। इंडिया में लिटरेसी रेट क्या है, एज पर 2002 इन इंडिया, एज पर 2023 के हिसाब से एडल्ट लिटरेसी रेट, तो मेल लिटरेसी रेट कितना है, 85% मेल्स आर लिटरेट, शिक्षित हैं, और जबकि फीमेल कितनी है, 70% फीमेल आर लिटरेट। तो जितना लिटरेट होंगे उतना ही अच्छा होगा। अगले पेज पे आओ, अगले पेज पे क्या है, स्टूडेंट्स राइटिंग एंड एग्जाम। तो जितना ज़्यादा, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, 65% ऑफ पीपल इन इंडिया आर बिलो द एज ऑफ 35। इसको बहुत यंग पॉपुलेशन कहते हैं। तो हमारे यहाँ 65% ऑफ इंडियंस आर बिलो 35 ईयर्स एज। इस पॉपुलेशन को क्या कहते हैं, देखो, बिटवीन 14 years to 60 years the population is called working population. Working population के कहाँ से कहाँ तक मानी जाती है, 14 to 60। If this segment of population belongs to any country, then less percentage of people are dependent on him. क्योंकि जो बच गए हैं, जो 60 से ऊपर है, वो भी बर्डन होते हैं, और जो छोटे बच्चे हैं
वो भी क्या है कि वर्किंग पॉपुलेशन पर बर्डन होते हैं। तो अगर सभी लोग इसी क्लास में आ जाए, हमारे यहाँ की तो 65% बिलो 35 है, और उसमें भी 14 से 35 अगर हम देखें तो 50% तो 14 से 35 आ ही जाएंगे। बिलो 35 की बात कर रहा हूँ, सोचो जरा, मैं ये कह रहा हूँ ये 35 ईयर है, ये 14 ईयर है और ये 60 ईयर। मैं कह रहा हूँ ये अगर 65% है तो क्या तुम्हें लगता है कि इसमें 50 तो होंगे ही? तो 50% यहाँ की वर्किंग ले लो, यहाँ भी कुछ होंगे। समझ आई बात कि नहीं? इससे नीचे 65। तो वर्किंग पॉपुलेशन की एज कितनी से कितनी मानी जाती है शिवा? 14 years to 60 years. लिखो 35 years. so work that is between 14 years to 60 years age. 60 years. हाँ 60 years एज, क्योंकि 60 एज रिटायरमेंट की भी होती है, तो इट इज कंसीडर्ड एज वर्किंग पॉपुलेशन। वर्किंग पॉपुलेशन। अगला देखें, नाउ आगे, दैट इज इंडियाज एंशिएंट स्किल्ड हेरिटेज। इंडिया बहुत 5000 साल पुराना हमारा सिविलाइजेशन है। बहुत सारी सिविलाइजेशन हमने दूसरे देशों की नकल में खो दी है। तुमको मालूम है कि दूसरे देशों में जो शिप बनते हैं वो नेल ठोक ठोक के स्क्रू से बनते हैं, और हमारे यहाँ पोल्स को आपस में रस्सी से बांध के शिप बनाया जाता था, उसमें नेल का यूज़ नहीं होता था। तो ऐसे शिप जो होते थे पानी में जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता था वो टूटते नहीं थे, तो हमें फ्लेक्सिबल होते थे। तो हमें अभी फिर से ऐसे ही चीज़ों की ज़रूरत है जो एंशियंट टाइम से हम यूज़ करते रहे, वो कहीं हमने नकल में खो दिए। देखो नीचे इसमें शिप्स दिखाए गए हैं बहुत सारे, जो इस तरीके से स्टिच कर करके बनाए गए हैं। तो ये स्टिच वाले शिप कितने अच्छे होते होंगे, नेल वाले तो टूट जाएंगे, लेकिन जो टूट जाएंगे, डूबेंगे। डूब जाएंगे। तो इस तरीके से हमें अपनी टेक्निक को, ये 5th सेंचुरी के हैं एंड स्टिल दीज आर रेलेवेंट जो 21st सेंचुरी में। अब हम तीसरी बात करते हैं, तो तीसरी चीज क्या है? कैपिटल। और चौथी चीज क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप। तो कैपिटल की बात करो, किसी भी अगर बिजनेस को तुम चलाना चाहते हो प्रत्युष, तो तुम्हारे पास पहले जमीन होनी चाहिए। सबसे पहले क्या? तो तीन चीजें चाहिए। जमीन तो तुम्हें चाहिए। अगर मैं यहाँ एक कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ तो मुझे एक रूम की जरूरत पड़ेगी। तुम कोई सर्विस भी देना चाहते हो, मान लो तुम सैलून चलाना चाहते हो, तो भी तो तुम्हें एक दुकान चाहिए। Anything you want to produce or render service, you need some land. लैंड के अलावा तुमको लेबर भी चाहिए, 2-4 तो लोग सैलून में काम करेंगे ही। रेस्टोरेंट भी खोलते हो तो 4 कुक चाहिए, कुछ सर्वर, कुछ वेटर चाहिए, ऐसा तो तुमको चाहिए। तो तुमको लैंड भी चाहिए, लेबर भी चाहिए। कुछ लेबर अनस्किल्ड चाहिए जो लोगों का ऑर्डर लिख सकें, लेकिन कुछ स्किल्ड भी चाहिए जो खाना बना सकें। इसके अलावा अब तुमको पूंजी चाहिए, क्योंकि तुमको रॉ मटेरियल खरीदना होगा, और सिर्फ उसके लिए कैपिटल नहीं, सम इट इज़ ऑल्सो कैपिटल। जो मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया है बेंच में, चेयर में, और ये सारे इक्विपमेंट्स हैं, ये मेरा कैपिटल है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन कैपिटल तो है। तो कुछ ऐसा कैपिटल होता है जो वर्किंग कैपिटल होता है, रोज पैसा लगाओ। जैसे मैं पेपर खरीदता हूँ, ये वर्किंग कैपिटल है। इंक खरीदता हूँ, पेन खरीदता हूँ। इसी तरीके से जो किसान है, वो अगर उसे खेत पे काम करना है, उसने ट्रैक्टर तो वन टाइम खरीद लिया, लेकिन वर्किंग कैपिटल में उसका वो पेट्रोल खरीदेगा, सीड्स खरीदेगा, फर्टिलाइज़र खरीदेगा, इंसेक्टिसाइड खरीदेगा, जो जो उसको ज़रूरत पड़ेगी रोज़ रोज़ के लिए वो खरीदेगा, उसी से वो कमाएगा। कपड़े बनाने वाला जो फैक्ट्री मिल है, वो जो थ्रेड बनाता है, फैब्रिक बनाता है, वो रॉ मटेरियल में कॉटन खरीद सकता है, और नहीं कॉटन ना खरीदे तो टेक्सटाइल कपड़ा खरीद सकता है, उस टेक्सटाइल को काट के कपड़े बनाए। ऐसा तो कर सकता है कि नहीं? तो इस तरीके से रॉ मटेरियल की भी जरूरत पड़ती है। तो एक हमारा कैपिटल कौन से 2 तरीके के हुए, इस तरीके से बताइए श्रेया। करेक्ट। जैसा शिवांग ने बताया कि कैपिटल 2 तरीके के हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल, एक वर्किंग कैपिटल। दोनों को नोट करो। ये देखो
ठीक है, तुम एक बिजनेस माइंडेड लड़की हो, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल, और दूसरा कौन सा हुआ, वर्किंग कैपिटल। कैपिटल। इसका मतलब क्या हुआ, कैपिटल का मतलब वॉट एवर मनी इज इन्वेस्टेड इन ए बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट, इट इज कॉल्ड कैपिटल। If it is invested one time, then it is called fixed capital. If it is invested time to time, then it is called working capital. Working. Also the money in your hand, it is also known as working capital. मान लो मेरे पास 5,000 10,000 रुपए हो, तो कुछ काम पड़ने पे मैं खर्च कर सकता हूँ, कोई बेंच टूटी कुछ हुआ तो कर, तो वो पैसा जो हाथ में है वो भी रोटेटिंग या वर्किंग है, सही है। तो दैट इज कैपिटल का क्या मतलब है, जरा पढ़ो। दैट इज द मनी any business cannot run without money, it is called, इसे क्या कहेंगे, कैपिटल। ये कैपिटल आरुष कौन इन्वेस्ट करता होगा, एंटरप्रेन्योर। जो व्यक्ति हानि लाभ की जिम्मेदारी ले, गेन लॉस या डिसीजन ले, जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे, जो बनाता है कंपनी, जो कंपनी बनाए, वही एंटरप्रेन्योर। चलिए, द मनी इन्वेस्टेड वन टाइम, इट इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। द मनी इन्वेस्टेड वंस इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। ये क्या चीज हो सकती है फिक्स्ड कैपिटल में, जैसे अगर कोई रेस्टोरेंट चला रहा है तो फर्नीचर लेगा, ठीक है, एग्जाम्पल फर्नीचर हो गया, ट्रैक्टर, लैंड में भी कैपिटल चाहिए ही, लैंड लेगा, उपयोग करेगा, उसमें भी लगाएगा ही। और इस तरीके से मशीनरी, मान लो आप किसी फैक्ट्री में कुछ कर रहे हो तो मशीन भी चाहिए, यूटेंसिल्स, हाँ, यूटेंसिल्स, रेस्टोरेंट चला रहे तो यूटेंसिल्स चाहिए, ये सब है। कैपिटल की डेफिनेशन है कैपिटल है द मनी नीडेड टू रन ए बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। पूंजी, कैपिटल को क्या कहते हैं, पूंजी। तो पूंजी तो चाहिए तुमको, या व्यापार करना चाहती हो तो वो पूंजी दो तरीके की हो सकती है। अब जरा देखिए कि अदर क्या हो सकता है, द मनी नीडेड टाइम टू टाइम फॉर परचेजिंग रॉ मटेरियल, इट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग, ठीक है, द मनी नीडेड time to time to run a business is called वर्किंग कैपिटल। ये सही बात है, वर्किंग कैपिटल। इट इज नीडेड, क्यों चाहिए, टू बाई सीड्स, अगर सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए और इंसेक्टिसाइड भी चाहिए, ये सभी चीजें चाहिए फॉर ए फार्मर। अब अगला देखें, फॉर ए द पर्सन हु रन ए बिजनेस, ठीक है, इट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। That person takes all risk. So if that person want to expand its business and want to fulfill its dream, then that person can release shares in stock market. अब किसी को पता है कि शिवांग बहुत अच्छा बिजनेस चलाता है, इसके पास माइंड और विजन बहुत अच्छा है, तो लोग कहेंगे शिवांग का शेयर खरीदो, क्योंकि इसके पास दिमाग है, पैसा हम लगा दो ये काम कर जाए। ऐसे टाटा के, बिरला के शेयर जब वो निकालते हैं ना, लोग दौड़ते हैं खरीदने के लिए, और एक हफ्ते पहले से ही पता चल जाता है कि 16 तारीख को टाटा शेयर निकाला। तो लोग जितना पैसा टाटा चाहता है, पहले उसकी 3,000 करोड़ की कंपनी थी, उसने 10,000 करोड़ के सबसे पहले शेयर निकाले कि 10,000 करोड़ तुम लोग लगाओ और हम तुमको डबल करके देंगे। उसने 2 साल में डबल करके लोगों का पैसा लौटा दिया।
समझो कितनी बड़ी बात है। अपनी कंपनी भी बढ़ाई, एक हिस्सा अपने पास रखा, अब बाकी लोगों को इतना डिविडेंड दिया, फिर उसने कहा अब की 50,000 करोड़ के शेयर। लोगों ने कहा इसने तो इतने ही में हमारा 2 साल में डबल कर दिया। लोगों ने हाथों हाथ 50,000 करोड़ के। तो कंपनी के पास पैसा नहीं है, लेकिन लोगों में उसकी अगर गुडविल है, और शेयर मार्केट इसीलिए लोगों के पास पैसा है। अब बैंक में तो इतना इंटरेस्ट नहीं है, बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन शेयर मार्केट में आदमी वहाँ लगाना चाहता है जो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर हो। तो टाटा हो गए, बिरला हो गए, ये सब कैसे ग्रुप है बताइए, बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं, इनके पास एक अच्छी टीम है काम चलाने के लिए, वर्क करने के लिए। तो अब अगले पेज पे देखो, तुम्हारे में शेयर मार्केट और डिविडेंड की बात की गई है। ऐसा क्या तुम्हें दिखा अगले पेज में? इसी पेज पर होगा, देखो इधर राइट साइड है क्या? कंपनी का क्या फायदा होगा? तुमने पैसा जमा कर दिया अपना, अब उस पैसे से कंपनी व्यापार करेगी, अपना बिजनेस बढ़ाएगी, जगह जगह टाटा ग्रुप ऑफ होटल, ताज ग्रुप ऑफ होटल, 50 रेस्टोरेंट खोल दिए देश में। उससे पब्लिक कंपनी क्योंकि प्राइवेट कंपनी क्या है? मान लीजिए अगर कुछ ऐसी होती जो लिमिटेड होती है, तो लिमिटेड्स में सेमी गवर्नमेंटल होती है, गवर्नमेंट उसमें कुछ छूट देती है, अब बाकी और जो ऐसे होते हैं प्राइवेट सेक्टर, वो इट इज़ रन बाई टोटली एंटरप्रेन्योर, और जो लिमिटेड जिसमें लग गया उसमें थोड़ा गवर्नमेंट छूट देती है। समझ में आ गई बात? गवर्नमेंट भी उसमें कुछ शेयर खुद अपने भी खरीद देती है, चलो हम भी खरीदें। तो क्या लिखा है, पढ़ा आपने? उसमें लिखा है कि जैसे रत्ना ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसने क्या किया बताओ? बैंक से लोन लिया। और अगर हम बैंक से लोन न लें, तुम्हें बिजनेस चलाना है तो कैपिटल चाहिए कि नहीं? तुम अपने शेयर रिलीज कर दो और लोगों से कहो कि देखो फायदा हुआ तो तुमको भी देंगे, और नुकसान हुआ तो तुम्हारे शेयर की वैल्यू घटेगी, तुम भी घाटा भी तुम भी सहना। बैंक को तो तुमको लोन देना ही पड़ेगा, घाटा मुनाफा तुम्हारा, लेकिन शेयर में ये फायदा रहता है, नुकसान होता है तो जिसने शेयर खरीदा है, शेयर होल्डर, वो भी नुकसान सहता है। तो फायदा दोनों का है, फायदा भी, मल्टीप्लाई भी तो मनी जल्दी जल्दी होता है। बिजनेस तो इसी का उसूल है, तुम देख के पैसा लगाओ, सही आदमी पे लगाओ तो तुम्हारा भी डबल हो जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? अब जरा देखो, तो दैट इज, देखो एंटरप्रेन्योर क्या करता होगा? एंटरप्रेन्योर इज, ये क्या होता है? रिस्क लेता है। इट रन्स द बिजनेस, ये क्या करेगा? रन्स द बिजनेस और ब्रिंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टुगेदर। कैपिटल भी लाएगा, सबको एक ही जगह लाकर काम करता है। स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, कैपिटल, लैंड, सब कुछ एक ही जगह लाएगा। इवन इसका फिफ्थ फैक्टर टेक्नोलॉजी भी है। अगर उसको पता चल रहा है कि कहीं से टेक्नोलॉजी मिल रही तो जापान जाएगा चढ़ के फ्लाइट में, वहां जाके देखेगा कौन है टेक्नोलॉजी, वहां से लेके आ जाएगा, वो मशीन ले आएगा, सबको एक ही जगह लगा देता है। तो एंटरप्रेन्योर क्या है? इज द ओनर ऑफ बिजनेस। वो कौन होता है? इट मीन्स इट रन्स द बिजनेस, तो ही और शी ओन्स बिजनेस एंड ब्रिंग्स, और क्या करेगा बोलो? ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टुगेदर। कहाँ जमीन लेनी है, कहाँ क्या करना है, प्रोडक्शन टुगेदर, सबको एक ही जगह ले आता है। इस तरीके से इन दिस वे रन्स द बिजनेस, ही टेक्स ऑल द रिस्क्स, वो सारे रिस्क लेगा और डिसीजन भी लेगा। सो इट टेक्स, या ही और शी टेक्स ऑल रिस्क्स, enjoys profit, ठीक है, bears losses। अगर मान लो enjoy करेगा प्रॉफिट और सहन करेगा लॉस को, सभी डिसीजन लेगा, ठीक है। गिव्स एम्प्लॉयमेंट टू मैनी पीपल, एंटरप्रेन्योर और क्या काम करता है? बहुत लोगों को, जैसे रत्ना ने एक रेस्टोरेंट चलाया तो 7 लोगों को उसने रखा कि नहीं अपनी दुकान में, तो रत्ना एंटरप्रेन्योर मानी गई। देखा नहीं, रत्ना का एग्जाम्पल दिया गया। एंड गिव्स एम्प्लॉयमेंट टू अदर, और क्या करेगा बताओ? इसके अलावा इफ
such person release their share in market to make money. तो शेयर मार्केट में आप लगा दो, लोगों को होगा, अच्छा होगा। बहुत सारे लोगों को लोग जानते नहीं तो पैसा नहीं लगाते, उनका शेयर खाली पड़ा रहता है, कोई खरीदता ही नहीं। लेकिन अच्छे लोगों का तो सभी खरीदेंगे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, सच पर्सन रिलीज शेयर इन मार्केट, एम्प्लॉयमेंट टू पीपल, और क्या होगा, इंटरप्रेन्योर क्या करेगा बताइए, टू फुलफिल इट्स ड्रीम, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, ठीक है। मे नीड मोर मनी, ऐसा तो नहीं है कि कम पैसों में हो जाए, तो क्या होगा, मोर मनी, सो इट रिलीज शेयर इन मार्केट। सिर्फ ऐसे नहीं है कि शेयर ही डाल दे, वो उसमें पूरा पम्पलेट निकालेगा कि तुम लोग अगर पैसा लगाओगे तो मैं ये करूंगा, वो करूंगा, वहाँ ताज होटल खरीदूंगा, फिर उसको बेच, सब कुछ डिटेल देगा वो। ऐसे ऐसे ब्लाइंडली कोई लगाएगा क्या शेयर? जब उसके सब पम्पलेट लोग पढ़ेंगे, उसके एस्पिरेशन, तभी तो कोई देगा। पूरे डिटेल के साथ तुम जो पैसा दोगे, मैं कहाँ लगाऊंगा, कितने दिन में डबल करूंगा, सब चॉक आउट प्लान। और मैंने पुराना भी रिकॉर्ड देखा, देखो मैंने इतने को इतने में दिन में डबल किया, अब इसका इतने में, उसमें गलती पाई जाने पे उसको जेल दो। धोखाधड़ी नहीं चलती इसमें, तो इस तरीके से, ठीक है। इट्स शेयर, अगर भाई किसी का पैसे का लॉस हो रहा है तो फिर तो लोग कहते हैं कि हमारा थोड़ा लॉस हुआ, हमने कंपनी के एंटरप्रेन्योर कोई मालिक को जेल भेज दिया, वही एंजॉयमेंट है बस। तुम्हारा तो जो गया 2 लाख लगाया चला गया, 1 ही लाख बचा, लेकिन कंपनी के मालिक का भी तो रहता है। अब अगली बात क्या होगा, दैट इज इट इज कॉल्ड स्टॉक मार्केट। क्या होती है स्टॉक मार्केट? इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मार्केट, ऑनलाइन मार्केट, हाँ, इन विच जो रिच पीपल क्या होते हैं, यानी जो पूंजी होल्डर होते हैं, इन विच पीपल इन्वेस्ट मनी। और कैसे करते हैं बोलो, इन्वेस्ट मनी ऑन देयर ओन रिस्क। अब तुम्हारा ही रिस्क है, ऑन देयर, म्यूचुअल फंड भी ऐसा ही होता है। इफ कंपनी गेन्स प्रॉफिट देन इट्स गिव्स इट्स डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। तो कंपनी जितना फायदा पाती जाएगी सबको बांट देगी, तो उनके शेयर की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। कंपनी देखो, हमने 100 लगाया था, कंपनी 6 महीने बाद बोली कि सबको 70-70 रुपए बांट दो, मेरा मुनाफा हुआ। लोग कहेंगे 100 का 100 तो है ही है मेरे पास, 70 और मिल गया। तुम्हारा शेयर उतना ही है, तुमको डिविडेंड मिल रहा है, फायदा। इफ कंपनी अर्न्स प्रॉफिट देन डिविडेंड का मतलब है उसका हिस्सेदारी। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। सर उसका अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो उसको जितने पैसे अगर 100 रुपए का है फिर तुम्हारा शेयर 70 रुपए में आ जाएगा। अगर कंपनी लॉस में जाएगी तो फिर तुम्हारे शेयर 100 का खरीदा है, हो सकता है आप समझिए कि इन्फोसिस का शेयर जब आया था तो 11 रुपए में लोगों ने खरीदा था, ये 1999 की बात है। अच्छा, हमसे भी लोगों ने कहा कि खरीद लो, 100 शेयर लेके डाल दो, तुम्हारे पास 1000-2000 है। आज 2025 हो गया है, इसका शेयर 19,750। सर कौन सी कंपनी? एक 11 रुपए की चीज कितने सालों में, समझो 25 सालों में कितने गुना, कई आपको मालूम। क्रिप्टो करेंसी भी बढ़ी है। अरे क्रिप्टो करेंसी तो ऐसी बढ़ी है, वो 70 रुपए की चीज है और अभी 35 लाख रुपए की। हमारे सामने पता ही नहीं रहता कि कौन क्या बढ़ेगा। क्रिप्टो करेंसी तो ऐसे बढ़ती जाए, अब हम सोचते हैं 35 लाख है ना खरीदें, लेकिन क्या पता है 35 लाख की लोग कह रहे हैं अभी भी ये 2.5 करोड़ पहुंच जाएगी एक साल के। इतनी तेजी से ये चीजें भाई सामने देखते देखते बढ़ गई। तो शेयर मार्केट में कोई चीज़ तो बहुत बढ़ जाती। 11 रुपए की जिसने खरीदी होती, आज वो इतने हजार कितने शेयर खरीदे होंगे, तो क्या करेगा। सही है, तो शेयर मार्केट में रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन अच्छे शेयर अच्छा काम करते हैं। 11 रुपए का एक शेयर था, वो 11 रुपए का शेयर 25 साल के अंदर 17, हमने नहीं।
आप ले लेते सर। फ्यूचर थोड़ी सर, अभी उसमें तुम्हें रख सुने? सकते हैं वो पैसे। देखो अभी मैं थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन उस समय मैंने नहीं किया। फिर- लेकिन पहले से किया होता तो आज एंजॉयमेंट होता। फिर आज अगर तब किया होता तो आज मुझे यहाँ खड़े होकर ट्यूशन ना पढ़ाना होता, हम जाके कोलंबिया में रह रहे मजे फिर ऐसे लोग बोलते हैं हम हमारे हार्ड ड्राइव में क्रिप्टो करेंसी मेरे को वापस चाहिए। यही बात होती है। अब ये देखो, इन विच पीपल इन्वेस्ट मनी, इफ कंपनी अर्न्स प्रॉफिट देन इट गिव्स डिविडेंड टू ऑल। इफ कंपनी, देखो बुक में लिखा है, इफ कंपनी क्या करती है, कंपनी अर्न्स प्रॉफिट इट गिव्स डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब उसकी हिस्सेदारी, डिविडेंड का मतलब होता है हिस्सेदारी टू ऑल। ऐसा भी करते हैं। अब देखो इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में मैंने तुमको बता दिया। ये एक लेडी है, ये बम्बू से और केन से अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है और कई लोगों को काम पर रखा है। इसकी अपनी एक कॉटेज इंडस्ट्री है। और एक ये देखो, एक ने तो सिर्फ क्या किया, खरबूजों को और खजूरों को पैकिंग कर करके बेचना शुरू कर दिया। तो उसकी इंटरप्रेन्योरशिप कितनी बड़ी, देखो ये दिखाएगा नहीं, सर ये बेचते कहाँ से? पैकिंग करके सिर्फ अगर आपने अच्छी पैकिंग कर दी और वो सामान आपका मॉल में चला गया तो डबल दाम पे भी बिक जाएगा। सिर्फ आपकी सही पैकिंग है। अगले पेज पे देखो, कई जगह तो ये चाइनीज चाइना मिट्टी के पॉटरी प्रोडक्ट्स दिल्ली में बहुत महंगे दामों पे बिकते हैं। और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, रिलायंस ने कुछ नहीं किया। रिलायंस के जो धीरू भाई अंबानी हैं, इनको 475 रुपए दे के इनके दादाजी ने कलकत्ता से भेजा था। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी के पापा, 475 रुपए दे के भेजा था। ये मुंबई के शेयर मार्केट में आए, इनको समझ थी कि कौन आगे बढ़ रहा है। जो जो आगे बढ़ता गया उसी में चढ़ चढ़ के बढ़ते गए। और आज इनकी पेट्रोकेमिकल की रिफाइनिंग की इंडस्ट्री है। ये कच्चा तेल खरीदते हैं, सोचो कहाँ से वो खरीदते हैं। दैट इज इनकी बहुत है, निविया और कई तरह अच्छी अच्छी कंपनी है। तो ये $50 पर बैरल का कच्चा तेल खरीदते हैं। एक बैरल में 100 लीटर होता है। सर वो लेते हैं कच्चा तेल। जब कंपनी से? तेल कुछ नहीं है, वो जो पुराने जानवर मर जाते हैं उनका बदबूदार जो क्रूड ऑयल होता है, तो तुम जानते हो ना, इसमें फाउल स्मेल, और उसको रिफाइन करके पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट रिफाइनिंग इंडिया की है। इतनी बड़ी रिफाइनिंग, पूरा यूरोप इंडिया से तेल ले रहा है। सारा विश्व, अमेरिका को अगर छोड़ दिया जाए, हमारे पास तेल की एक बूंद नहीं। और उसी $50 से ये $700 पर बैरल में बेच देते रिफाइंड है। नहीं तेल हमारे जमीन के अंदर अब एक्सप्लोर हो रहा है, क्योंकि हमने आपको पहले बताया कि कांग्रेस के लोगों ने सोचा था कि बाहर से चीजें लेंगे तो प्रॉफिट होगा, अपनी जमीन के नीचे से चीजें खनन नहीं की। अब लोगों को पता चल रहा है, रिसर्च हो रही है, अब वो निकलने लगेगा, अब आने लगेगा थोड़े दिनों में। ठीक है, अंबानी हाँ, पहले की जो सरकारें थी उन्होंने लोगों से, इवन हमारे जो होमी जहांगीर बाबा थे, बाबा, उन्होंने कहा कि हम ऐसा आइटम बम बना देंगे, एटॉमिक एनर्जी, उनको अगले ही प्लेन में क्रैश करवा दिया गया। इंदिरा गांधी ने बोला मर गए दुर्भाग्य, अब बहुत टैलेंटेड थे। तो उनके नाम पे आप भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, जो भी साइंटिस्ट उठना चाहा उसको मरवा दिया गया। और जो बाहर वो प्रॉस्पर करते गए वो इंडियंस हैं, नेटिजन्स हैं, लेकिन इंडिया में नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि बाहर की पॉलिसी कांग्रेस चलाती रही। अब जब से कांग्रेस हटी है, इंडिया अपने डिसीजन खुद ले रहा है, तुम लोग रोज देखते हो। अब हमारे फॉरेन पॉलिसी बहुत ब्रिलियंट हो गई, हम खुद अपने एक्सप्लोर कर रहे हैं ऑयल रिजर्व्स। लेकिन फिर भी जो इस समय की स्थिति में बता रहा हूँ, हमारे पास सबसे बड़ी रिफाइनरी है, उसीलिए तुम्हारे बुक में उसका डायग्राम बना हुआ है रिफाइनरी का। ये रिलायंस की रिफाइनरी है कि हम एक बूंद तेल नहीं निकालते, लेकिन दुनिया से कच्चा तेल लेके उनसे ज्यादा प्रॉफिट पे बेचते। जितना अरब नहीं कमा पाता है, उससे ज्यादा हम सिर्फ रिफाइन करके बेच के कमाते। सो वर्ल्ड हैज द लार्जेस्ट। रिफाइनिंग का मतलब समझते हो? कच्चे तेल को गर्म करो तो सबसे ऊपर पेट्रोल, उसके नीचे डीजल, उसके नीचे केरोसिन ऑयल, उसके नीचे एविएशन टरबाइन फ्यूल, उसके नीचे नेफ्था, उसके नीचे पेट्रोकेमिकल, और उसके नीचे एस्फाल्ट, और सबसे नीचे पैराफिन। ये सारे प्रोडक्ट्स एकदम महंगे दामों पे हम बेचते हैं। रिफाइन का मतलब समझ गया ना, अलग अलग लेवल पर अलग अलग चीजें मिलती है, सबको हम बेचते हैं। इवन यूक्रेन को हम बेचते हैं, रशिया से लेके यूक्रेन को पेट्रोल डीजल। तो आप समझो कितने गुना कमा रहे हैं। तो ये तो वही बात हुई, फायदा है कि नहीं?
एसी के लिए तो लिखा है ये पेट्रोकेमिकल। अभी तुम्हारे में साइंस में आएगा तो मैं इसका प्लान भी बताऊंगा, ठीक है। पेट्रो आज भी बुक नहीं लेना, चलो कोई बात नहीं। अगली बात देखो, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप का नीचे का चार्ट देखो। एंटरप्रेन्योरशिप क्या क्या करता है? एन एंटरप्रेन्योर क्या करता है बताइए? आइडेंटिफाइज द प्रॉब्लम एंड रिजॉल्व्स इट। अगर उसकी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसे कौन रिजॉल्व करेगा? एंटरप्रेन्योर। टेक रिस्क, दूसरा काम क्या करेगा? रिस्क बाय इन्वेस्टिंग मनी। क्या मेहनत करता है? मेक्स द डिसीजन फॉर रनिंग ऑफ बिजनेस, टेक्स की डिसीजन। सर एंटरप्रेन्योर भी तो ले सकते हैं दूसरी कंपनी के शेयर। ऐसा हो गया। अगला देखिए, दूसरे एंटरप्रेन्योर खुद भी ले सकता है। कंबाइंस वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और क्या काम करेगा? कंबाइन इन सबको, लैंड, लेबर, कैपिटल और टेक्नोलॉजी सबको कंबाइन करेगा। कंबाइन वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये सारा काम करेगा। और क्या काम करेगा? कंट्रीब्यूट, सिर्फ इतना ही नहीं, आजकल तुम लोगों को मालूम है भारत एक पहला देश है जिसमें हर एक एंटरप्रेन्योर को अपनी इनकम का 2% गरीबों को बांटना होता है। लोगों को मुफ्त जहाँ भोजन खिलाया जा रहा है या हेल्थ केयर, 2% फ्री में देना पड़ता है। भारत एक ऐसा देश है जिसने ये नियम लागू किया, तुम्हारी बुक में लिखा है। That is, ये नियम इंडिया में लागू हो गया कि तुम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, तुम अमीर हो, तुम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कंट्रीब्यूट करो, तुम्हें 2% तो लोगों को, गरीबों को देना पड़ेगा। तुम खुद नहीं देते हो तो सरकार को जमा करो, तो लोग खुद ही दे देते हैं। अलग अलग संस्थाओं का नहीं होती है, जहाँ अनाथालय, ऑर्फनेज को, इन सबको 2% दे रहे हो तो तभी अच्छा माना जाएगा। सोशल वेलफेयर एंटरप्रेन्योर ने खुद का एक चैरिटी बनाई, वो खुद भी डाल यही सकते सब हैं। कर रहे हैं, अपनी ही चैरिटी बना देते हैं, खुद उसके मालिक बन जाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, यही हकीकत हो गई है। अब वो कहीं कुछ नहीं, उसके मालिक बने, उसी से फायदा उठा खुद का। सही है। तो अब ये देखो, इट इज, ये क्या करेगा? कंट्रीब्यूट्स टू वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, कंट्रीब्यूट्स टू वेलफेयर ऑफ सोसाइटी बाई कंट्रीब्यूटिंग 2%। क्या आपको मालूम है? दैट इज जहांगीर रतन जी टाटा 1904 में जन्मे थे। ठीक है? हाँ, और इसके बाद इंडिया फर्स्ट एयरलाइन इन्होंने बनाई, टाटा एयरलाइन। आज उसका नाम क्या हो गया बोलो? एयर इंडिया। एयर इंडिया। तो तो इंडिया की थी, वो तो गवर्नमेंट की थी ना एयर इंडिया। इन्होंने टाटा एयरलाइंस इंडिया में चलाई थी, अब उसका नाम क्या पड़ गया है? एयर इंडिया। और क्या आप लोगों को मालूम है, ये जो रतन जी टाटा थे, ये फिलैंथ्रोपिस्ट थे। ये क्या होता है? मानवता प्रेमी। वो मनुष्यों से उनकी हेल्प करने में बहुत आगे रहते थे, इसीलिए उन्होंने 1 लाख की लखटकिया नैनो कार बनाई। हाँ सर, 1 लाख की कार बनाई थी ना, नैनो। हाँ, उसको कहते हैं लखटकिया, लाख टके की कार। जॉब नहीं दिखती है ज्यादातर। सही है। वो तो ममता बनर्जी का था, ममता बनर्जी के यहाँ बंगाल में लगाया था प्लान। अब वहाँ पर कम्युनिस्ट का शासन है, तो वहाँ सारे वर्कर पहले ही महीने में हड़ताल कर दिया, आमी काम ना करबो, आमी पैसा चाहबो। वहीं कंडम उनका। फिर सारे भारत के बिजनेसमैन ने सोच लिया कि बंगाल में नहीं लगाना, नहीं तो अच्छा खासा चलता बिजनेस खराब। कम्युनिस्ट पार्टी है, वहाँ मजदूरों का शासन है, पूंजीपतियों को दबाओ, उनसे लूटो, इसको कम्युनिज्म है। आगे के हिस्ट्री की क्लास में पढ़ाएंगे, लेकिन ऐसी स्थिति रातों रात वो अपना बिजनेस लेके गुजरात भागे, जो छोड़े तो छोड़ दिए, लेकिन नैनो ठप्पी आगे वहां से वो लोग तोड़ फोड़ कर दिए नई कंपनी। अमित पाशा चौर, हाँ बोलो क्या? नहीं, कम्युनिज्म का मतलब है मजदूरों का शासन। सुनो, कम्युनिज्म का मतलब है कि किसी कंपनी में 100 मजदूर हैं, कहेंगे जितना प्रॉफिट है मशीन से आ रहा है कमाई का, हम मालिक नहीं रखेंगे, हम लोग इसको बांटेंगे और हम सब लोग इससे प्रॉस्परस होते जाएंगे।
तो जितना मशीनों से प्रॉफिट होगा, फिर तभी उसी दिन बारिश आई और वो एक दीवार गिर गई उसी फैक्ट्री की। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो पैसा हम लोगों ने बांट लिया है, हमें तो अपने बच्चों पे खर्च कर दिया, हम लोग मेला घुमाए, उस दीवार को गिर जाने दो। अब हम 3 दीवारों से ही फैक्ट्री चलाएंगे और जो इससे पैसा आएगा हम सब लोग बांटेंगे और खुश रहेंगे। फिर 2 मशीनें भी खराब हो गई। उसने कहा नहीं, बनवाने की जरूरत नहीं। नौकरों ने बोला, मजदूरों ने, जो बची हुई मशीनें उसको दिन रात चलाएंगे अब हम लोग और बहुत सारा प्रॉफिट कमाएंगे। फिर दिन रात चलने की वजह से वे भी मशीनें खराब हो गई। फिर वो बैठ गए और हड़ताल करने लगे, आमी कौन चाहिए, आमी पैसा चाहिए। और वही अगर मालिक होता तो वो क्या होता, एंटरप्रेन्योर होता, अपना और पैसा लगाता, मशीनें कराता, दीवार ठीक कराता। तो कम्युनिज्म की यही सबसे बड़ी कमी। माइंडसेट नहीं, एक कम्युनिज्म आता है, कहाँ से आता है? दैट इज एक कम्युनिस्ट आइडिया है जो कार्ल मार्क्स का दिया हुआ आइडिया है। उसी आइडियोलॉजी पे जो लोग चलते हैं वो कम्युनिस्ट करते हैं। मैंने तुमको बता दिया, कई देश में, रशिया में ऐसा चलता है, चाइना में चलता है, इंडिया में, केरल में और वेस्ट बंगाल में। इसीलिए प्रोग्रेस करने का वो तो देखो, हिस्ट्री पढ़ोगे तो ऐसे दिखने में बहुत कुछ ऊपर ऊपर से लगता है, लेकिन इस पर जब घंटों की क्लास होगी तब चीजें तो पता चलेगी, जब हिस्ट्री से तुम्हारी बुक से रिकंसाइल कराएंगे। सही है? अभी तो तुम बस ऐसे ही समझ लो कि ये सब चीजें। चलो, तो तुम्हें एंटरप्रेन्योर का मतलब समझ में आ गया? ये सारे फैक्टर्स को एक साथ ले आता है प्रोडक्शन पे। सर वो ममता बनर्जी ना, हाँ। वो कौन से उसकी है, कांग्रेस की, बीजेपी? कांग्रेस से टूट के बनी तृणमूल कांग्रेस। तो तुम्हें रतन जी टाटा के बारे में समझ में आ गया कि वो फिलैंथ्रोपिस्ट थे। क्या तुमको ऐसा लगता है कि रतन जी टाटा को भारत रत्न मिला होगा? यस सर। तो हाँ, मिला है। चलो, अगर तुमको ऐसा लगता है तो सर पता है, लगता नहीं है सर। हाँ, then next page is technology. टेक्नोलॉजी। देखिए, enabler of production, that is India is running ahead with GPS system, UPI system. इंडिया बहुत जगह पर अपना यूपीआई पेमेंट सिस्टम रख चुका है, सर भीम रुपया। रनिंग। और अभी उड़कताई ऐप और जो ऐप भी खोल दिया उसने। यस सर, जो हो सर। रनिंग सर उसका मैसेंजर भी ऐसे अटारी। हाँ। उसको ऐसे। ahead with unified payment interface with UPI। ये वर्ल्ड का सबसे अच्छा सिस्टम है। वर्ल्ड में जितने भी ऑनलाइन पेमेंट होते हैं 80% यूपीआई से। सर इंडिया में यूपीआई तो हाँ, देखो लिखा है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इंटरफेस। सर इजी टू पेमेंट। हाँ, सबसे आसान तरीका है, इवन छोटे बच्चे भी इसे कर लेते हैं। यस सर, मैं करता है सर, मैं भी करता हाँ, मैंने कईयों को देखा है ऐसे करते हुए। हूं। बस पासवर्ड बता दूं। हाँ, It has पास- global फिर तो मजे पोजीशनिंग सिस्टम। जीपीएस है, जीपीएस से हम लोग क्या कर रहे हैं? जीपीएस सिस्टम से हम कहीं नेविगेशन कर लेते हैं, हमको डायरेक्शन फाइंडर है, पता चल जाता है हम कहाँ हैं और हमें कहीं पहुँचना है। जीपीएस ऑन करो, वो तुमको बता देगा लेफ्ट टर्न करो, आगे 100 मीटर के बाद राइट टर्न करना, तुमको वहीं पहुँचा ही देगा, यूपीएस पे जीपीएस है ना? यूपीएस अलग है, यूपीएस। यूपीआई में भी जीपीएस है। जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग, आप कहाँ पे हो उसके हिसाब से ये काम कराता है। और क्या कर सकता है? वी आर नाउ डेवलप्ड अवर सुदर्शन चक्र। ऐसा हमने सैटेलाइट सिस्टम कर लिया है कि वो वहीं से ऑटोमेटिकली बाहर से आने वाले किसी भी मिसाइल को इंटरफियर कर सकता है और उसको वहीं पर डिस्ट्रॉय कर सकता है। इंडिया के अंदर एंटर ही नहीं करेगा। वैसे आप ये समझिए कि इंडिया के अंदर पाकिस्तान, टर्की और चाइना की बनी हुई ड्रोन्स आई थी, एक भी ड्रोन एंटर नहीं कर पाया। और हमने सर सभी इंडिया के को- सारे ड्रोन पाकिस्तान में जाके सुबह के सुबह ही तहलका मचा दिया। हमारे सब वहां पहुंच गए, दूसरों का विजिलेंस सिस्टम सारा डिस्ट्रॉय कर दिया, हमने उनका विजिलेंस भी डिस्ट्रॉय कर दिया और उनका एक भी हमारे यहाँ नहीं गिर पाया। सर वो सुबह के सुबह जाके सारे ड्रोन। नहीं तो राजस्थान को सबसे ज्यादा नुकसान होता, क्योंकि हम ज्यादा दूर नहीं, लेकिन यहाँ तक आने वाले भी ऊपर ऊपर हवा में ही सब बीकानेर और इन सब जगह इंटरफेयर। तो हम लोगों ने भी सुदर्शन चक्र या आयरन डोम तैयार कर लिया, जैसा इजराइल के पास। इसको कहते हैं आयरन डोम सिस्टम। कौन सा? आयरन डोम सिस्टम। हमने अपने एक ऐसा ढाल बना लिया है, शील्ड, तो उसके अंदर कोई आ ही नहीं सकता। नाउ
अब तो पूरी लक्ष्मण this is if we are updated in technology then our business, जैसे आपने नोकिया का हाल देखा, कैलविनेटर का हाल देखा, नोकिया फोन आउटडेट हो गया, कैलविनेटर आउटडेट हो गया, लेकिन जो अपडेटेड थे, जिन्होंने टेक्नोलॉजी के साथ खुद को आगे रखा, किन्हीं ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाई, सैमसंग तो वो आगे होता गया। और जो अब जो सोचता रहा नहीं मेरी बड़ी रोबस्ट टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल ठोस है, वो पीछे हो गया। इट इज द टाइम ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, तो वो एंटीक बन गया। नीचे दो डायग्राम देखो, क्या आप इसमें देख रहे हैं कि ड्रोन से खेती हो रही है? ड्रोन से, हाँ यस सर। ये ड्रोन हमारे देश की 70,000 लखपति दीदी को दिए गए हैं मोदी सरकार की ओर से। वो लखपति दीदी यानी ड्रोन दे दिए गए और इससे वो इनकम कर करके लखपति बन गए। अब हैं कौन है? जो गांव की औरतें थी जिनके पास एक पैसा नहीं होता था, मोदी सरकार ने उनको ड्रोन दिया, ड्रोन से उन्होंने फर्टिलाइजर का स्प्रे किया, सब कुछ किया और 1 लाख रुपए कमा के उन्होंने अकाउंट में डाल दिया है। तो 70,000 लखपति दीदी बन गई। 70,000 लखपति दीदी। समझाए? नहीं तो कहीं भी ड्रोन से खेती कहाँ होती है? नहीं। लेकिन गांव के लोगों ने उसे अडॉप्ट किया। तो जब इन्होंने देखा कि गांव के लोग यूपीआई सिस्टम अडॉप्ट कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं ऑपरेट कर सकते, उन्होंने उन पर भरोसा किया। नहीं तो किसी के हाथ में ऐसे तुम ड्रोन पकड़ा दो, क्या चला पाएगा? लेकिन उन्होंने सफलतापूर्वक ऑपरेट किया, उसकी सर्विसिंग भी की, उनको सर्विसिंग बुला के सिखाई गई वर्कशॉप में। अब वो उसकी सर्विसिंग भी करती है, चलाती भी हैं और प्रॉपरली उससे स्प्रेइंग करती हैं, उससे पैसा कमाती हैं और लखपति भी बन गई देखते देखते 2 साल के अंदर। उनमें से तुमको मालूम है भैया, तुम्हें मालूम है इस बार की 26 जनवरी परेड में 50 ऐसी लखपति दीदी को बुला के सम्मानित किया गया, याद नहीं आ रहा? आगे ही बैठी थी 26 जनवरी की, 15 अगस्त की परेड में। बेचारे वो 20 लाख। तो वो यहाँ पे दिखा, देखो ड्रोन सेटिस्फाइंग, वही चीज लिखी भी है। पहले में क्या लिखा है? ड्रोन स्प्रेइंग फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स। अगला देखो, आगे रोबोट ये रहा। असिस्टिंग इन सर्जिकल प्रोसेस। अगर तुम एआई कंपैटिबल रोबोट रखो तो तुम्हें किसी भी सर्जरी के लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं है। डॉक्टर कभी कभी ऐसा करते हैं ना, 18 घंटे तक ऑपरेशन रूम में रहते हैं, थक जाते हैं, लेकिन रोबोट तो कभी थकेगा नहीं। तो रोबोट में तुम बस चार्ज करते रहो, उससे कितने भी ऑपरेशन करा लो, सही ऑपरेशन होंगे। कभी डॉक्टर पेट में घड़ी भूल जाते हैं तो कभी अंगूठी भूल जाते हैं, क्या रोबोट कभी ऐसा करेगा? नो सर। सर घड़ी वो बस उसी में रख रुखा के सिल देते हैं। सर पता नहीं रिमोट खराब हो गया तो इस तरीके से अब जरा देखो ना, अगले पेज पे देखिए, बात नहीं करो, अगले पेज पे देखो। दैट इज स्टिल, ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी हम आगे बढ़ते चले जाएं और कुछ पुरानी चीजें हैं जो आज भी यूज में होती हैं, जैसे व्हील बैरोज, वो ईंट उठाने वाली गाड़ी, हाथ गाड़ी, क्या आज भी यूज हो रही है? जो पहले मैंने अब तक देखी नहीं है, लेकिन नहीं देखी, इसमें देखो फोटो में ना। देखी है, वो ऐसे कार्ट होती है उठा के ले जाने वाली। टेक्नोलॉजी। और ये देखो, दैट इज पुली। पुली सिस्टम जानते हो, जिससे गांव में पानी निकाला जाता है, पुली। बोर्ड से भी होता है, तो इस तरीके से पुली सिस्टम भी यूज हो रहा है। चक्के सर दैट इज टेक्नोलॉजी पेविंग द पाथ फॉर एक्सेसिंग नॉलेज स्किल। अगर तुम खुद जानना चाहते हो तो गवर्नमेंट ने पोर्टल खोल रखा है स्वयं का फुल फॉर्म क्या है? खुद जाके तुम अपनी स्किल डेवलप करो, काम शुरू कर दो। स्टडी वेब अगर तुमने सुनो, नए इंटरप्रेन्योर को, तुम एक ग्रेजुएट हो तो गवर्नमेंट तुमको 10 लाख रुपए दे सकती है उसकी इंटरप्रेन्योरशिप के लिए, और तुमको उसका बहुत मिनिमम इंटरेस्ट देना होता है, और 3 साल तक कोई टैक्स भी नहीं पड़ेगा। इंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत ज़्यादा प्रमोशन है गवर्नमेंट की तरफ से। वो अगर तुम्हें नौकरी नहीं दे सकती तो पैसा देती है और सपोर्ट देती है कि तुम खुद बिजनेस शुरू करो, स्वयं पोर्टल में जाके सीख लो। फिर भी तुमको किसी वर्कशॉप की ज़रूरत हो तो गवर्नमेंट रन वर्कशॉप भी हैं, वो भी फ्री में रन होती है। स्वयं का फुल फॉर्म देखो, वो काम का स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरेंट माइंड्स। तो स्वयं इस पोर्टल किसके लिए पोर्टल है? और स्किल डेवलपमेंट, दैट इज स्टडी। किसकी स्टडी? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग, वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग, इसमें साइलेंट है। स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरेंट माइंड्स, फॉर यंग एस्पिरेंट, स्वयं। तो आप इसमें कुछ जा सकते हैं।
ये ओपन ऑनलाइन है। इसके अलावा गवर्नमेंट्स के नेशनल कैरियर सर्विसेज हेल्प पीपल टू गेट जॉब अपॉर्चुनिटी। गवर्नमेंट एज, ठीक है, अ पोर्टल, कौन सा पोर्टल है? ऑफ नेशनल कैरियर सर्विसेज। इसमें आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसके नीचे और भी बहुत सारे नेशनल कैरियर सर्विसेज को नीचे दिया है, इसका लिंक NCS, इसमें लिखा है https://www वर्ल्ड वाइड ncs.government.in, इसका लिंक है। इसमें जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं। हाउ आर द फैक्टर्स कनेक्टेड? जैसे हमने बहुत सारे फैक्टर की बात की, तो क्या ये आपस में कनेक्ट करते हैं? हाउ आर द फैक्टर्स कनेक्टेड? नेशनल कैरियर सर्विसेज। नाउ अब देखिए, how are the factors connected? There are 5 factors, उसमें टेक्नोलॉजी भी इन्होंने बता दी है। So these, when the factors, कौन से factors? Factors land, लेबर, capital, Capital. entrepreneur भी होना चाहिए, एंटरप्रेन्योर और वो टेक्नोलॉजी। और नहीं तो फिर कम्युनिस्ट जैसा हाल होगा जहाँ 100 लोग एक इंटरप्रेन्योर होंगे। एक इंटरप्रेन्योर चाहिए सिर्फ। एंड टेक्नोलॉजी, वो दीवार गिर जाने देंगे। ओके, कंबाइन इन करेक्ट वे, सही तरीके से कंबाइन हो। तुमने सब कुछ कर दिया और रोड साइड में रेस्टोरेंट नहीं खोला, गांव में जाके जंगल में खोल लिया, तो चलेगा क्या? नो सर। सर वो जंगल के सामने से इन करेक्ट वे, अगर इनको तुमने करेक्ट वे में किया, then it increase the production and profit manifold. Then it increase production and profit manifold, कई गुना बढ़ा सकते हैं। मैनीफोल्ड का क्या मतलब है? कि कई गुना बढ़ा सकते हैं। अच्छा, होता क्या है कि जब आप एक कंपनी चलाते हो तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए। कई बार सस्ते के चक्कर में क्या आपको मटेरियल दूर से भी मंगा लेते हो सकता है कि दूसरे कंट्री से भी मंगाते हो, और जो तुम बना रहे हो तो क्या उसको तुम्हें किसी को देना भी है? अगर तुम अपने देश से बजाय दूसरे देश में भेजो, जो खिलौना यहाँ 10 रुपए का बिकता है, अमेरिका में वो 100 रुपए का बिक जाता है। तो तुम वहाँ पर अगर किसी तरीके से ऑनलाइन बेच सको, अमेजॉन या इन सब पे, तो ज़्यादा होगा। तो लेते भी तुम दूर से हो। जो तुम्हारा रिम यहाँ 150 रुपए का मिलता है ना, ये जीरोक्स पेपर वाला, वो थाईलैंड में 17 रुपए का मिलता है। अलीबाबा स्टोर से लोग मंगाते हैं। सर लेकिन बैन हो गया सर। बैन हो गया, लेकिन आप सोचो कहाँ 17 कहाँ 150, तो कितने का फर्क है। तो अगर तुमने रॉ मटेरियल भी अपनी फैक्ट्री में यूज किया, और जो आउटपुट है या प्रोडक्ट, उसको क्या करोगे? उसको कहाँ भेजोगे? बोलो, कंज्यूमर को। तो सामान मिलना और बेचना, इसको कहते हैं सप्लाई चेन। इसको क्या कहते हैं? सप्लाई चेन। रॉ मटेरियल भी आना चाहिए और बना हुआ सामान जाना भी चाहिए। अगर कहीं कुछ भी गड़बड़ होती, इसका मतलब है सप्लाई चेन इज ब्रोकन। ठीक है, दिस कंप्लीट लिंक इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? बोलो, सप्लाई सप्लाई चेन। चेन। Complete link is called supply chain. सप्लाई chain. Now, globalization has taken place in world. अभी आप लोग सिर्फ नेशनल लेवल पर काम नहीं कर रहे हो,
बहुत सारा सामान क्या होता है, कहीं से मंगाते हो कहीं आता है। अगर आपके घर में 10 चीजें हैं तो 10 देशों की होंगी कम से कम। बहुत सारा ऐसा सामान है, इवन तुम स्टोर में देख लो जाके नहीं होगी। इतना आप समझ लो, किसी स्टोर में जाते हो वहाँ मेड इन पढ़ो, हर 4 आइटम जैसे में made in पढ़ो, China, कोई made in made in India, China, made in कोई Vietnam। इवन इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉनिक्स की सर, दुकान में made चले in जाओ, China, South Korea से। स्पीकर जहाँ मेड इन थाईलैंड है तो कोई मेड इन नॉर्थ कोरिया है तो कहीं कुछ है। नॉर्थ कुछ Shit. नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की भी चीजें हैं, साउथ कोरिया की तो बहुत हैं, साउथ कोरिया, थाईलैंड, लेकिन अलग अलग जगह की अलग अलग चीजें हैं, वियतनाम की हैं। तो इस तरीके से ये कैसा वर्ल्ड हो गया बताइए, ग्लोबलाइज्ड। बिल्कुल globalized। कैसा हो गया है? Globalized। ग्लोबलाइज्ड। तो इस वजह से जब एक देश की पॉलिसी दूसरे को तो इफेक्ट करती ही करती, करेगी कि नहीं करेगी? तो क्या लिखे बताइए, नाउ वर्ल्ड इज ग्लोबलाइज्ड। हमारे देश में 1990 तक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड नहीं था। 1990 तक क्या था, हम अपने ही देश का सामान यूज करते थे। 1990 में हमें इतनी खुशी मिली जब मनमोहन सिंह सरकार ने कहा कि हम ग्लोबलाइजेशन करते हैं। हम लोगों ने पूछा ये ग्लोबलाइजेशन क्या होगा, तो पापा ने बताया अब तुमको पार्ले जी के अलावा भी दूसरा बिस्किट खाने को मिलेगा, वरना हम लोगों ने पिछले 14 साल सिर्फ पार्ले जी ही खाया था जो 2 रुपए का पैकेट था। हमने देखा कि 1 महीने के अंदर 7 तरीके के बिस्किट आ गए बाजार। और पहले बजाज चेतक ही चला करती थी, फिर हमने देखा अरे होंडा भी आ गई, ये भी 4 तरीके की गाड़ियां, 7 तरीके के बिस्किट, 2 तरीके की शेविंग क्रीम, 5 तरीके की फेस क्रीम। ये ग्लोबलाइजेशन था। और आज तो इतने सारे चैनल्स हो गए हैं टीवी पर, इतने सारे प्रोडक्ट्स हो गए, आप अब जितना सोच सकते हो अपनी मर्जी से उससे भी ज्यादा आइटम्स, इसी को ग्लोबलाइजेशन। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? Yes, sir. ठीक है। द कंप्लीट लिंक is called now world is globalized। वर्ल्ड इज ग्लोबलाइज्ड। ग्लोबलाइज्ड तुम्हें अपने सामान का जहां सबसे अच्छा दाम मिले वहीं बेचो, ठीक है। we use products from all over world। अब देखो अगले पेज पे क्या लिखा है, if its supply chain breaks, यहाँ पढ़ो क्या लिखा है नीचे, supply chain breaks, तो क्या होगा बताइए, then there will be loss in business। सप्लाई चेन ही टूट जाए। आज इस बात की तुम्हें जानकारी है, चाइना का सामान सबसे ज्यादा महंगा अमेरिका में बिकता है और चाइना के 70% गुड्स अमेरिका में बिकते थे। अमेरिका कुछ नहीं बनाता है, तो अमेरिका ने पूरा सामान बैन कर दिया। चाइना सामान बना बना के थोड़े दिन तो रखा, फिर उसे लगा अरे अमेरिका तो जा ही नहीं रहा, उसके स्टोर में भंडार लग गया। और आज ये हालत है कि वो 130 रुपए में मिक्सर ग्राइंडर विद जूसर बेचने को तैयार, कह रहा तौल के भाव ले जाओ, और वरना तो ऐसे भी फेंक रहा है। इतनी बुरी हालत चाइना की। चाइना इज क्रैशिंग क्योंकि उसकी सप्लाई चेन ब्रेक हो गई। उसके सारे जो कस्टमर्स थे, कंज्यूमर की मार्केट अमेरिका थी, और अमेरिका ने बैन करके उसको बर्बाद कर दिया। वो बात समझ आई। 130 रुपए में अगर अभी भी तुम नेट पे जाके घर पे खोलना तो तुम रेट जान के हैरान हो जाओगे कि जो चीज बना रहा है इतना तो कबाड़ी वाला मिक्सी नहीं मिलता जितना सर ये बना बनाया दे रहा है। तो इफ सप्लाई चेन ब्रेक्स तो क्या होता है बताइए, इट इज ए लॉस ऑफ कंपनी और इंटरप्रेन्योर। पहले भी अभी भी पिछले साल तक भी लोगों ने बैन किया, बोले हमें चाइनीज गणेश जी नहीं चाहिए क्योंकि उनकी छोटी छोटी आंखें होती है और ये चाइनीज लगती है। तो भारतीयों ने दिवाली में क्या किया, चाइना से यहाँ सब आता था दिवाली का आइटम, तो मोदी जी ने बोला नहीं हमें भारतीय सामान स्वदेशी अपनाना चाहिए, तो उससे चाइना को बहुत लॉस हुआ क्योंकि चाइना से आता था। चाइना की जो झालर यहाँ 300-300 में मिलती थी, वहाँ 25 रुपए की वो झालर बेच रहा है, सस्ती 25-50 की भी मिल जाती है। तो लोगों ने वहीं की लेनी शुरू कर दी, बोला एक ही दिन तो जलाना है, खराब हो गई तो ठीक है, ऐसा होता था। अब देखिए डोंट मिस आउट, आप इसमें क्या चित्र देख रहे हैं बताइए। इसमें आप देख रहे हैं कि R&D टीम कॉन्सेप्चुअलाइजिंग न्यू फीचर्स, रिसर्च एंड डेवलप टीम क्या करती, बोलो हमारे यहाँ भी R&D है, तो R&D रिसर्च करती है, डेवलप करती है, नए नए आइटम बनाती है, वैसे ही ये डिफेंस सेक्टर है।
DRDO भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिफेंस का करती है। एक्वायर लैंड एंड सेटअप फैक्ट्री, फिर फैक्ट्री लगाई जाती है, रॉ मटेरियल ली जाती है, और फिर असेंबल कंपोनेंट्स। अभी हमारे यहाँ चिप भी बनने लगी, तुमको मालूम है सेमीकंडक्टर की। किस चीज़ की अगर ओशन के साइड में सूरज बोलते हैं। अगर ये चिप बनने लगी और हम इसे बनाने लग गए तो इंडिया एक्सपोनेंशियली आगे बढ़ेगा। पहले तुमको ये बात मालूम थी कि MB में स्पीड चला करती थी, MB में, हाँ। फिर GB में चली, फिर TB में चली, और एक टेराबाइट। साइंटिस्ट ने कहा था कि जिस हिसाब से हमारी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, वो जो चिप बनती है ना, जो तुम्हारे फोन में सिम होता है वही चिप होती है, अच्छा। जिस हिसाब से हमारी ये इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, अगर इतनी तेजी से ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री ग्रो करती होती तो कार को पार्क करने की बजाय उसे फेंक देना ज्यादा सस्ता था। हैं? क्या? मतलब कार की पार्किंग का 50 रुपए लगता है ना, अगर उस तरीके से ऑटोमोबाइल आगे बढ़े तो लोग कहेंगे फेंको, नई कार लो, 50 रुपए कि आप समझो इस हिसाब से ये बढ़ रही हो व्हीकल इंडस्ट्री, इस हिसाब से समझ में आई बात। और ये सच्चाई है कि इतनी तेजी से अगर व्हीकल इंडस्ट्री बढ़ती तो जो लोग होते वो पार्क ना करते, कार फेंक के नहीं करते। आजकल यही तो हो ही रहा है, लोग सिम फेंक के दूसरा ले रहे हैं अगर कोई वो होता है। चलो, तो इसमें क्या होता है, दैट इज असेंबली की जाती है, फिर एंड क्या होता है बताइए। स्टार्ट में सबसे पहले देखो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम सर्वे करती है कि कहाँ पे हमें फैक्ट्री लगानी है। फिर उसके बाद क्या करती है, क्या जमीन खरीदती है, जमीन खरीदने के बाद क्या वो रॉ मटेरियल चेक करती है, यस सर। प्रोक्योर करती है। फिर उसके बाद क्या करती है, असेंबल करती है। जब एंड प्रोडक्ट होता है तो सब दुकानों में देखो डिस्प्ले है, मोबाइल का डिस्प्ले है लास्ट में। अब इसके बाद देखो मास प्रोडक्शन एंड पैकेजिंग। डिस्प्ले के बाद जब ऑर्डर मिलने लगते हैं तो क्या उसका मास प्रोडक्शन होने लगता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, टेस्ट फॉर फंक्शनिंग एंड क्वालिटी। आपको जब नोकिया या सैमसंग बनाती है कंपनी तो सारे अपने कर्मचारियों को 5000 को एक फ़ोन बांट देते हैं फ्री में, और कहते हैं इसको 1 महीने चलाओ, 1 महीने बाद रिपोर्ट देना। जब वो लोग कहते हैं ये सही चल रहा है तब वो दुकान पे उतारते हैं। नहीं तो क्या होगा, अगर जरा सी गड़बड़ी हुई तो उसका नाम खराब हो जाएगा कि नहीं। उसको टेस्ट ट्रायल करने क्या कहते हैं, टेस्ट ट्रायल। टाटा अपनी गाड़ी बनाती है, लोगों में बांट देती है अपने कर्मचारी में, लो जाओ चलाओ। फिर वो ट्रायल जो वो फ्री है। सर ऐसी मैंने एक BMW का सुना था, हाँ। उसने भी गाड़ी दे दी थी, फुल रोड पे चलाओ, पब्लिक रोड पे, अगले पेज पे देखो, और उसकी भी गाड़ी अभी गई। इसको कल और करेंगे इसे। ये कौन सा?